Hi guys, this is Bittu Misra and welcome to Wisdom Makers। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सीबीएसई क्लास 10th की साइंस और हमारा चैप्टर रहेगा सोर्सेज ऑफ एनर्जी। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही अच्छे बनते हैं, तो हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और उनको कैसे किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियोस को। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि इसके दो पार्ट बनेंगे। पहला तो हम पढ़ेंगे इसके डिटेल स्टडी को, और दूसरा जो पार्ट होगा वीडियोस का उसमें हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सेक्शन को देखेंगे। बोर्ड में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हर एक साल रिपीट होते हैं, और आने वाले समय में भी कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीट नहीं हुए हैं, बट देयर आर 80 to 90% चांसेस ऑफ देयर रिपीटेशन। तो वैसे क्वेश्चंस को भी हम सेकंड पार्ट के वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हुए आ जाते हैं हम अपने चैप्टर्स के ओवरव्यू पे, और हम देखते हैं चैप्टर 14 है ये एनसीईआरटी बुक का। चैप्टर नंबर ये 14 है एनसीईआरटी बुक का, चैप्टर नंबर 14 एनसीईआरटी बुक, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, चैप्टर नंबर 14। तो सबसे पहली बात होती है सोर्स ऑफ एनर्जी, तो बाद में देखेंगे, पहले समझेंगे एनर्जी क्या होता है। तो एनर्जी जो है ना कम्स इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड एनर्जी कैन ओनली बी कन्वर्टेड। अच्छा, एनर्जी के बारे में हम जानते हैं, एनर्जी कहाँ से मिलता है हमें? तो एनर्जी हमें बहुत सारे सोर्सों से मिलता है। इन्वायरमेंट में बहुत सारे ऐसे नेचुरल सोर्स है या कुछ ऐसे भी आर्टिफिशियल सोर्स है जिनको हम नेचुरल सोर्स बनाते हैं, उसे हम एनर्जी गेन करते हैं। ठीक है, तो आइए सोर्सेज को देखते हैं। तो इसमें एक बात बोली गई है क्या, कि एनर्जी जो है वो बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल होता है। ठीक है, और इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। ठीक है ना, जैसे कि अगर हम एक प्लेट को ड्रॉप करें एक हाइट से, तो ये जब रेस्ट में था तो ये किस में था? पोटेंशियल एनर्जी में। लेकिन जो ही प्लेट जो है ग्राउंड पे आया और ये टूट गया, तो ग्राउंड पे आते ही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई किस में? काइनेटिक एनर्जी में। और जब ये ग्राउंड पे आया तो ये टूट गया, तो इसने काइनेटिक एनर्जी से क्या प्रोड्यूस किया? साउंड एनर्जी। मतलब एनर्जी जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती रहती है। ठीक है, तो ये रहा हमारा पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कि अगर हम एक कैंडल को लाइट करें, ठीक है, तो ये इससे काफ़ी ज़्यादा हीट निकलेगी, जो कि क्या होगा? हाईली एक्सोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक का मतलब वैसा सब्सटेंस जो कि हीट क्या करे? रिलीज करे। ठीक है ना, तो इसीलिए जब ये कैंडल को बंद करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हीट निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि केमिकल एनर्जी जो है ना वो किस में चेंज हो जा रही है? हीट एनर्जी में। केमिकल एनर्जी चेंज हो रही है किस में? हीट एनर्जी में। और फिर ये हीट एनर्जी किस में चेंज होगी? लाइट एनर्जी में, जब वो कैंडल जलेगा। कहने का मतलब ये है कि जब कैंडल जलेगा तो केमिकल एनर्जी की वजह से उसका वैक्स पिघलता है, और पिघलने की वजह से वो हीट में चेंज होता है। मतलब कि हीट उसको मिलती है तो वो वैक्स पिघल जाता है, तो केमिकल रिएक्शन हुआ। और जब ये हीट होगा ना तो ऑब्वियसली ये जलेगा, और इसलिए कैसी एनर्जी होगी? लाइट एनर्जी होगी। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं कि गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है। ठीक है ना, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी किसको बोलेंगे? और ये क्वेश्चन हमेशा से ही रिपीट होते आ रहा है कि गुड सोर्स ऑफ एनर्जी कौन कौन से हैं हमारे। ठीक है ना, क्या क्वालिटी होनी चाहिए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी का? हमेशा एक सीबीएसई में क्वेश्चन रहता है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। और ये आइदर क्वेश्चन ऐसे भी फ्रेम करता है कि व्हाट आर आइडियल फ्यूल्स, व्हाट आर आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी, ऐसे करके क्वेश्चन बनते हैं। तो उसमें हमें आंसर क्या लिखना है? गुड सोर्स ऑफ एनर्जी वुड बी वन, वही होगा गुड सोर्स ऑफ एनर्जी जिसमें ये सब प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। पहला प्रॉपर्टी क्या है? हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए। मतलब कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है कि कम से कम जलाने पे ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करे। ठीक है, दूसरा है इजीली एसेसेबल, आसानी से मिल जाए। तीसरा है स्टोर्ड और ट्रांसपोर्ट करने में आसानी हो। फॉर एग्जांपल, अगर हमें एक कोल दे दिया जाए, कोयला, ठीक है ना, और दूसरा दे दिया गया हमें क्या? एक एलपीजी सिलेंडर दे दिया गया। ठीक है, तो हमें 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 सबसे बेहतरीन तरीके से किसे ट्रांसपोर्ट और स्टोर करने में
ईज़िली मतलब अवेलेबल होगा और आसानी से स्टोर कर सकते हैं उसको। तो देखिए कोल को ट्रांसपोर्ट करने में मेहनत है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी दिक्कत है, लेकिन एलपीजी को आसानी से कैरी कर सकते हैं क्योंकि ये सिलेंडर के अंदर आता है। चाहे बारिश का टाइम हो, ठंडी की टाइम हो, गर्मी का टाइम हो, कब कोई भी मौसम हो ना, कोई भी कंडीशन हो, एलपीजी को ट्रांसपोर्ट और स्टोर करना आसान है एज़ कम्पेयर टू कोल। तो इसीलिए हम किसको गुड सोर्स ऑफ एनर्जी बोलेंगे अगर इसमें कंपेयर करना हो तो एलपीजी कोल में, तो ऑब्वियसली एलपीजी को बोलेंगे। बात क्लियर हुई? चलिए तीसरा पॉइंट्स देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, सॉरी चौथा पॉइंट, बी इकोनॉमिकल। मतलब इकोनॉमिकल का मतलब कम खर्च में आसानी से आपको मिल जाए आपकी बजट के हिसाब से। इंटरमीडिएट इग्निशन टेम्परेचर, मत कहने का मतलब है इग्निशन टेम्परेचर का कहने का मतलब है, इग्निशन आपने सुना होगा, कहने का मतलब है कि उसको थोड़ा सा भी जलाए ना तो काफ़ी तुरंत जल जाए किसी भी कंडीशन में। मान लीजिए अगर कोयला गीला है तो वो तो जल्दी जलेगा नहीं, लेकिन एलपीजी का सिलेंडर पूरा गीला भी होगा ना तब भी जल जाएगा तुरंत, है ना। तो इसीलिए ये ध्यान में रखने वाली बात है। अगला है इको फ्रेंडली हो। इको फ्रेंडली मतलब हार्मफुल ना हो इन्वायरमेंट के लिए। जैसे कोयले को आप जलाते हैं, लकड़ी को जलाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा धुआं, स्मोक, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जो कि कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। और एक ग्रीन हाउस गैसेस सुना होगा आपने, उसका भी एक पार्ट है CO2, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है कि इको फ्रेंडली हो, इन्वायरमेंट को उससे कोई पोल्यूशन ज़्यादा ना हो। अगला है लेस कम्बसेबल। लेस कम्बसेबल का मतलब होता है क्या कि कम से कम क्या हो, सॉरी लेस कम्बसिबल, हाँ कम से कम धुआं प्रोड्यूस करे, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा धुआं प्रोड्यूस नहीं करे, कम से कम करे, ठीक है, इसको बोलते हैं। और जले अच्छे से, लेकिन धुआं जो है, स्मोक जो है वो कम रिलीज़ करे, ठीक है। अगला है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब आप देखिए सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो होते हैं ना उनको 2 कैटेगरीज में बांटा गया है, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है। कौन कौन सी? तो पहला है कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। दूसरा है नॉन कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अच्छा कन्वेक्शनल क्या होता है? जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है ना, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्या है, पॉपुलर है, वैसे सोर्स ऑफ एनर्जी को बोलते हैं कन्वेक्शनल। फॉर एग्जांपल देखिए फॉसिल फ्यूल, ये सब हम यूज़ करते हैं, कन्वेक्शनल हो गया। अच्छा एक नॉन कन्वेक्शनल क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, कहने का मतलब कि जैसे जैसे एनर्जी की आवश्यकता बढ़ने लगी, एनर्जी के नीड्स बढ़ने लगे, तो इसलिए हमने इसको यूटिलाइज करना स्टार्ट किया, ठीक है। समझ में आया? जैसे कि सोलर एनर्जी, देखिए ये गलती से यहाँ पे प्रिंट आउट हो गया है, ये इसको यहाँ पे रहना चाहिए था। ये नॉन कन्वेक्शनल का एग्जांपल है सोलर एनर्जी, तो आप करेक्ट कर लीजिएगा अपने नोट्स में। और सोर्सेज ऑफ एनर्जी में 2 होते हैं, कन्वेक्शनल, नॉन कन्वेक्शनल। कन्वेक्शनल में फॉसिल फ्यूल आता है और नॉन कन्वेक्शनल में सोलर आता है, ठीक है ना। यहाँ पे होगा, ये एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए था, वो प्रिंटिंग एरर हो गया वहाँ पे। चलिए अब एग्जांपल देखते हैं इनके। जैसे फॉसिल फ्यूल के एग्जांपल क्या क्या आएंगे? कोल और पेट्रोलियम आएंगे, ठीक है। ये फॉसिल फ्यूल के एग्जांपल हो गए, ठीक ना। अब आ जाइए इसके एग्जांपल्स को देखते हैं जो कि ग्रीन कलर में रिप्रेजेंट करेंगे हम नॉन कन्वेक्शनल का। नॉन कन्वेक्शनल का यहाँ हो गया सोलर कुकर, सोलर सेल और सोलर पैनल, ये यहाँ पे आएंगे, ठीक है ना। तो ये सब इसके एग्जाम्पल है, ध्यान देने वाली बात है, ये सिली मिस्टेक हो गया थोड़ा सा टाइपिंग में। चलिए अगले पॉइंट्स को देखते हैं। फिर कन्वेक्शनल में क्या क्या आएगा? एक काम करता हूँ मैं यहाँ से बांट देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से इसको बांट देता हूँ, कैसे देखिए, यहाँ से ये ऐसे बट गया, ठीक है। एग्जाम्पल इधर हो गया, फिर इधर हम बांट देंगे ऐसे, ठीक है ना। ओके इधर बांट देते हैं, जियो थर्मल हो गया, न्यूक्लियस को बांट दिया इधर, ठीक है, ऐसे करके। चलिए हम आगे देख लेते हैं क्या क्या हमारे एग्जांपल्स हैं। तो पहला है कन्वेक्शनल में हमने पढ़ा फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल में कोल और पेट्रोलियम। अब देखिए इसमें थर्मल पावर प्लांट आता है, कन्वेक्शनल में हाइड्रो पावर प्लांट्स आते हैं, बायोगैस आते हैं, ठीक है, विंड एनर्जी आता है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इसकी बात करें ना नॉन कन्वेक्शनल में, तो इसमें आता है क्या, सी से एनर्जी निकालते हैं जिसको टाइडल और वेव एनर्जी के नाम से जानते हैं। जो सी से एनर्जी निकलता है ना उसको टाइडल या वेव एनर्जी के नाम से जानते हैं, ठीक है। या जो अर्थ से जो एनर्जी निकलती है, अर्थ से जो हीट प्रोड्यूस होता है उससे टरबाइन रोटेट करके और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, उसको बोलते हैं जियो थर्मल एनर्जी। फिर होता है न्यूक्लियर एनर्जी, जो यूरेनियम 235 होता है। यूरेनियम का आपने सुना होगा 235 काफ़ी ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है। तो इसको बम्बार्डिंग करा के न्यूक्लियर फ्यूजन से और फ्यूजन से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। तो आपने जितने भी अभी सोर्सेज ऑफ एनर्जी देखा
अभी आपने जितने भी सोर्सेज ऑफ एनर्जी देखा, ठीक है, सम ऑफ गेट एक्सट्रैक्टेड एग्जॉस्टेड, मतलब कुछ जो है नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल का मतलब जैसे कोल पेट्रोल हो गया, एक लंबे समय के बाद ये कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे, फिर से इनको नहीं बना सकते, काफ़ी मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इनको बनाने में। जबकि उसमें से कुछ जो है वो एग्जॉस्टेड है। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है कि उनको बार बार रिन्यूएबल कर सकते हैं, ठीक है ना। डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड कहने का मतलब कि उनको रिन्यूएबल कर सकते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, कभी ख़त्म ही नहीं होगी, बार बार यूज़ करिए। हाइड्रो पावर प्लांट्स हमने बैठा दिया, वाटर एनर्जी, विंड एनर्जी हमने यूज़ किया, तो ये सब कुछ ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए ताकि सभी बच्चे इसे सीखें। चलिए एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में क्या क्या आते हैं हमारे, तो कोल आता है, पेट्रोलियम आता है, नेचुरल गैस, ये कभी भी ना ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और जब ख़त्म हो जाएंगे तो मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाता है इनको बनने में, तो इसलिए इनको नॉन रिन्यूएबल कैटेगरी में रखा गया है। रिन्यूएबल क्या क्या है, यहाँ पे छूट गया पॉइंट, आप लिख लीजिएगा, मैं इसको ग्रीन ग्रीन मार्कर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। यहाँ पे सेकंड होगा, ठीक है, यहाँ पे होगा न रिन्यूएबल, यहाँ पे ये सब क्या एग्जांपल है रिन्यूएबल के, ठीक है ना। रिन्यूएबल की याद रखिएगा, एयर हो गया, वाटर, सोलर रेडिएशन, ये सब कभी ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है ना। इन सब से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं रिन्यूएबल, इनको बार बार यूज़ किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ते हैं। अगला हमारा कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये क्या होता है, हमने पढ़ा था कि वहाँ पे कन्वेक्शनल और नॉन कन्वेक्शनल बांटा था शुरू में ही, ठीक है ना। तो कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है लोगों के बीच, फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल पाला, ठीक है। तो देखिए हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, हमसे ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कन्वेक्शन और नॉन कन्वेक्शन, ये पहले पूछा जाता था, अभी इसका वेटेज कम हो गया है, बट व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स, ये जरूर पूछा जाएगा। फ्यूल्स डेवलप्ड फ्रॉम द फॉसिल, फॉसिल का मतलब है डेड एंड मैटर से बने हुए जो फ्यूल होते हैं, मरे सड़े गले मरे हुए पदार्थ से जो बनते हैं उसको फॉसिल बोलते हैं। कोल और पेट्रोलियम की कहानी सुनी होंगे, कोल और पेट्रोलियम की कहानी। कोयल जो है वो काफ़ी लंबे समय बाद मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाता है, जब पेड़ पौधे ज़मीन में बरीड हो जाते हैं और वहाँ से प्रोडक्ट मिलता है क्रूड के रूप में, फिर वहाँ से कोल बनाते हैं। चूँकि ये लकड़ियों से बना हुआ होता है इसलिए इसको कोल बोलते हैं, लेकिन जो एनिमल्स के प्रोडक्ट से जो क्रूड बनती है, उस क्रूड को रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल, किरोसिन और ये सब ऑयल से रिफाइन किया जाता है, अलग अलग सेपरेट किया जाता है, वहाँ से हमें पेट्रोलियम मिलता है। अब आ जाते हैं, तो यही बात इसमें लिखी हुई है, फॉर ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, काफ़ी मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इनको बनने में, नॉन रिन्यूएबल होते हैं, ठीक है। 6% वर्ल्ड का जो रिजर्व है कोल, ठीक है, वो 250 साल या इससे ज़्यादा तक को ही इससे इतना ही तक यूज़ कर पाएंगे। मतलब इंडिया के पास जो है वो पूरी दुनिया का जो कोल में रिजर्व है उसका 6% केवल इंडिया में कंजप्शन होता है, ठीक है ना। और ये मैक्सिमम कितना साल तक रहेगा, 250 साल तक, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं डिसएडवांटेज क्या क्या है, ठीक है। तो ये ज़रूर क्वेश्चन पूछेंगे, जब भी आप कोई भी फ्यूल पढ़ेंगे उसके डिसएडवांटेज हमेशा आती हैं क्वेश्चन में। तो देखिए ये काफ़ी ज़्यादा ऑक्साइड रिलीज करेगा, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सब ऑक्साइड्स जो हैं एयर पोल्यूशन का कारण बनते हैं, जिसकी वजह से एसिड रेन और ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। अब एयर पोल्यूशन आप जानते हैं बेहतरीन तरीके से, एसिड रेन क्या होता है आप ये समझ लीजिए, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एसिड रेन होता है सल्फ्यूरिक ऑक्साइड से बना हुआ, जिसको सल्फर डाइऑक्साइड भी बोलते हैं, सल्फ्यूरिक ऑक्साइड से एसिड रेन होता है, ठीक है। ये जो पौधों पे पड़ता है तो पौधों को जला देता है, नष्ट कर देता है, ऐसा नहीं उसमें फायर हो जाता है, मीन्स मिट्टी में पड़ती है, मिट्टी के जो उर्वरक क्षमता है, फर्टिलिटी है, उसको ख़त्म कर देती है, या फिर पौधे में जो न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर ये कभी मार्बल्स पे पड़ते, जैसे ताजमहल का केस सुना होगा, तो वो पीले कलर का पीलापन आ जाता है, मतलब कहीं ना कहीं मोनूमेंट स्ट्रक्चर को ये डैमेज करने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ द ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या होता है, तो कुछ ऐसे गैसेज होते हैं जो कि हीट को ट्रैप कर लेते हैं, और हीट को ट्रैप करेंगे तो सीधी सी बात है, हीट को ट्रैप करने का मतलब उसको अपने अंदर रख लेना, और धीरे धीरे हीट को रिलीज़ करेंगे तो वो इन्वायरमेंट को पूरा गर्म कर देते हैं। गर्म करने का मतलब वार्म, और वार्म जब होगा ना इन्वायरमेंट, तो उसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से अभी गर्मी बढ़ रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, दिन पे दिन टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है, और गर्मी हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही, तो यही होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट।
अब आप देखिए इसमें एक एग्जांपल दिखाया गया, ठीक है, कि अगर मान लीजिए प्रेशर कुकर ऐसा कुछ है नहीं, मतलब एक डेमो दिखाया गया कि कैसे हीट से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो देखिए प्रेशर कुकर के अंदर क्या जनरेट होता है, हीट, स्टीम बनती है। इस स्टीम को इस पाइपलाइन के थ्रू टरबाइन पे रोटेट कराया जाता है, ठीक है ना। एक टेनिस बॉल में एक मेटल प्लेट फिट किया गया है, ये मेटल प्लेट मूव करता है। अगर ये मेटल प्लेट मूव करेगा ना तो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट जो है दोनों वायर से होते हुए पॉजिटिव और नेगेटिव एक डायनेमो में जाता है। और जब ये डायनेमो में जाएगा तो डायनेमो से जो भी बल्ब या जो भी डिवाइस अटैच है वो ग्लो करता है। कहने का मतलब ये है कि आप भी एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हैं, ठीक है। मैंने भी एक बार किया था। उसमें क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। एक आपको मोटर लेना है, मोटर में एक फ़ैन अटैच कर देना है, ठीक है। इस तरह से फ़ैन अटैच कर देना है और मोटर के दोनों जो एंड है ना वायर, उसमें एक एलईडी बल्ब आती है, 1 रुपए की 50 पैसे की पहले मिलती थी। वो एलईडी बल्ब को ऐसे लगा देना है, ठीक है, और ऐसे लगा देना। और जो ही आप जितना ही फास्ट फ़ैन को अपनी उंगली से, फिंगर से रोटेट करते हैं ना एक बार, आप देखिएगा तुरंत एलईडी बल्ब जल जाती है। तो ये रिप्रेजेंट होता है कि कहीं ना कहीं अगर आपका फ़ैन रोटेट कर रहा है तो ये जो फ़ैन रोटेट कर रहा है इसकी वजह से, इस फ़ैन की वजह से करंट गया डायनेमो में, और डायनेमो से करंट कहाँ गया, बल्ब में। तो कहने का मतलब ये है कि इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किया जाता है। सबसे पहला प्रिंसिपल समझ लीजिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का यही है, चाहे वो विंड हो, हाइड्रो हो, जियोथर्मल हो या टाइडल एनर्जी हो। डायनेमो में जो लगा हुआ फ़ैन है उसको रोटेट कराना है, वो फ़ैन रोटेट करेगा तभी डायनेमो में करंट जाएगा, और डायनेमो उस करंट को स्टोर करके आपको इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करता है। यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है, यही हमें बार बार मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब मॉडल ऑफ थर्मो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन, ये जो मॉडल है उसी के बारे में रिप्रेजेंट किया गया था, ठीक है। इसमें टेनिस बॉल मैंने जो आपको बताया आप पढ़ लेना, यहाँ पे मिलेगा वही सब चीज़, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट्स। हाइड्रो पावर प्लांट्स क्या होते हैं, तो हमने बोला हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब वाटर से रिलेटेड, तो वाटर से अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे उसको हाइड्रो पावर प्लांट बोलेंगे, ठीक है। तो कन्वर्ट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर इनटू इलेक्ट्रिसिटी, गिरता हुआ जो पानी है ना उसको क्या करते हैं, एक जगह डैम बनाकर पानी को स्टोर कर लेते हैं, और फिर उस पानी को एक छोटी पाइपलाइन के थ्रू, देखिए आप एग्जाम्पल आपको यहाँ पे एक डायग्राम की मदद से, एक इमेज की मदद से समझाते हैं। होता क्या है, ये हो गया हमारा रिजर्वियर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमने यहाँ से गेट लगा दिया, अब यहाँ से रिजर्वियर का पानी नीचे की तरफ आएगा, और यहाँ पे हमने लगा दिया है डायनेमो। ये फ़ैन क्या करेगा, घूमेगा। ये फ़ैन क्या करेगा, घूमेगा। जब ये फ़ैन घूमेगा, रोटेट करेगा, तो देखिए यहाँ से हमारा डायनेमो अटैच है यहाँ पे, है ना, ये डायनेमो है, और ये डायनेमो में करंट जाएगा। अब ये करंट क्या करेगा, देखिए तो यहाँ से इस करंट को कहाँ दे दिया गया है, सप्लाई को आगे सिटी में भेज दिया गया, टाउन में भेज दिया गया इलेक्ट्रिकल लाइंस के द्वारा, ठीक है ना। एक्चुअली यहाँ पे एक स्टोर रूम होता है, ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। ट्रांसफार्मर क्या करता है, करंट को स्टोर भी करता है, और कम करंट को ज़्यादा और ज़्यादा करंट को कम करने का काम करता है, मतलब एक मैनेजमेंट का काम करता है, मैनेजर की तरह, ठीक है। ट्रांसफार्मर का ये काम है। तो इसकी को बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो का मतलब वाटर, तो ये डैम बनाकर ही हम इसको स्टोर करते हैं, ठीक है ना। तो डैम इसीलिए बनाया जाता है कहीं भी, ताकि वहाँ से उस रीजन को इलेक्ट्रिक करंट काफ़ी अच्छे से प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि इंडिया में अभी भी इलेक्ट्रिक करंट की बहुत ही स्कार्सिटी है, बहुत ही कमी है। डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड टू प्रिवेंट फ्लडिंग ऑफ अ रिवर। तो डैम बनाने से बहुत सारे फायदे हैं। एक तो रिवर को बचा लिए फ्लड होने से, ठीक है। दूसरा वाटर इरीगेशन, मान लो कहीं सूखा पड़ गया तो डैम से वहाँ पानी भेज सकते हैं बाद में। और तीसरा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। लेकिन इसके साथ साथ इसके डिसएडवांटेज भी हैं, इसकी कुछ खामियां भी हैं, उसको ध्यान देना है। अगर आप बहुत बड़े डैम बना लेते हो तो इससे बहुत खतरा भी है लाइफ को। कैसे, देख लो। लॉस ऑफ लार्ज वेराइटी ऑफ फ्लोरा फाउना। आप डैम बनाओगे तो सीधी सी बात है वहाँ से, वहाँ पे जो रह रहे, पहले से रह रहे लोगों को वहाँ से हटाना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा, माइग्रेट करना पड़ेगा। अगर डैम जब भी बनता है नदियों के किनारे पे ही बनता है, या कहीं एक पर्टिकुलर स्थान पे जहाँ पे फॉरेस्ट होती है, तो उस फॉरेस्ट को काटना पड़ता, हटाना पड़ता, मतलब डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है। और तीसरा, जब डिफॉरेस्टेशन होगा तो सीधी सी बात है ग्रीन हाउस गैसेस भी ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे वहाँ से, ठीक है। चलिए आगे देखिए। ये अर्थक्वेक लाने का भी खतरा है। चाइना ने एक ऐसा डैम बना दिया था, अभी कुछ साल पहले की बात है, कि उससे अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आने लगे थे चाइना में, फिर उसने उस कंस्ट्रक्शन को कम किया। लैंडस्लाइड आने लगता है। उसके बाद है कि आप अगर, तो ये सब इसके ना जो डिसएडवांटेज है डैम्स के, ठीक है।
ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ अ डैम, ठीक है ना, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट टॉपिक इज इम्प्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कैसे हम अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर सकते हैं इन सब सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो अगला देखिए, बायोमास की एग्रीकल्चर। तो जो बायोमास है जो कि एग्रीकल्चरल और एनिमल वेस्ट से बनाया जाता है, ठीक है, इसको फ्यूल में यूज़ कर सकते हैं, है ना, क्योंकि जो फायरवुड हुआ, कैटल डंक हुआ, स्वेज, ड्राई लीफ सिस्टम्स, इनसे बनते हैं बायोमास, और इससे बायोगैस प्रोड्यूस होता है। बायोगैस का फॉर्मूला ही होता है मीथेन के नाम से जानते हैं उसको, CH4, इसको मीथेन बोलते हैं, याद रखने वाली बात है। इसको मार्शियल गैस के भी नाम से जानते हैं। सीटेट में एक क्वेश्चन पूछा जाता था, मार्शियल गैस के नाम से किसको बोलते हैं, मीथेन में। हालांकि CBSE के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछ देता है मार्शियल गैस, तो उसको ध्यान रखना है, मीथेन को बोलते हैं CH4। नॉर्मली बायोगैस है जो लो कैलोरीफिक वैल्यू। अब अभी आप देखिए, जो भी CBSE से रिलेटेड ज़्यादातर एग्जाम होते हैं ना, उसमें NCERT पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि NCERT से ही क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट, जो बायोगैस होता है ना, उसका कैलोरीफिक वैल्यू लो होता है। लो का मतलब मैंने बताया ना कि क्या कम से कम जलाओ, ज़्यादा से ज़्यादा हीट मिले, ठीक है। तो स्मोक भी कम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और इसीलिए ये गुड फ्यूल कहलाते हैं, ठीक है ना। तो इनकी जो टेंडेंसी है, इनकी जो आने वाले फ्यूचर में जो नेसेसरी है वो बढ़ती जा रही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल होते जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक तो चीप भी है, आसानी से मिल भी जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, लेकिन ये गाँव में ज़्यादातर यूज़ होता है, विलेजेस में। अगला है चारकोल। चारकोल हम जानते हैं कि बना हुआ प्रोडक्ट है, कहीं ना कहीं वुड से और कोल से प्रिपेयर होता है। तो ये क्या होता है, चारकोल एक बेटर फ्यूल है वुड के कंपेयर में। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं पानी नहीं होता और ना ही ये वोलाटाइल मटेरियल है, ठीक है। वोलाटाइल मतलब आसानी से घुल जाने वाला, तो कहने का मतलब इसमें पानी नहीं होता, और पानी कंटेंट नहीं होगा जिसमें फ्यूल में, तो वो बहुत ही अच्छा क्या होगा, हमारा बर्निंग फ्यूल होगा, कंबसन को सपोर्ट करेगा, इजिली चलेगा। अगला है चारकोल बर्न्स विदाउट स्मोक। देखिए चारकोल जो है ना, बिना स्मोक प्रोड्यूस किए हुए जल जाता है, फ्लेम भी काफ़ी ज़्यादा होता है, और कैलोरीफिक वैल्यू भी इसकी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। अगला आ जाते हैं बायोगैस। बायोगैस हम देखेंगे, तो बायोगैस को देखने के लिए हम इसके डायग्राम को भी देखते चलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, बायोगैस जो है एक्सेलेंट फ्यूल है, क्योंकि 75% मीथेन होता है। मैंने आपको बताया CH4 होता है, मीथेन, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। और ये स्मोक भी नहीं देगा, कोई रेसिड्यू भी नहीं बचता है, और काफ़ी ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस करता है। तो बायोगैस कैसे प्रोड्यूस होगा, तो देखिए ये एक चैम्बर होता है, ये आप देख रहे हैं, ये एक चैम्बर होता है। इसमें क्या किया जाता है कि इसमें स्लरी होती है इधर में, ठीक है, इधर में मैन्यूर बनता है, डाल दिया जाता है, और इधर में सॉइल होता है, इधर में काउडंक और ये सब लिप्स उप्स के जो ड्राई लिप्स होते हैं ना, ये वेजिटेबल वर्ड्स, उनको डाला जाता है। कुछ समय बाद ये एनारोबिक बैक्टीरिया, आप कहीं टर्म आया होगा एनारोबिक डिकम्पोजिशन, करने का मतलब जो बैक्टीरिया विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है, प्रोड्यूस करे मीथेन को, उसको बोलते हैं एनारोबिक। तो एनारोबिक बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होता है उनके लिए, तो यहाँ पे मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, और ये इस चैम्बर में जाकर स्टोर हो जाता है, फिर उसको गैस आउटलेट के द्वारा बाहर में यूज़ किया जा सकता है। स्लरी को क्या है, बार बार साफ़ करना पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है। तो यही प्रॉब्लम है, बाकी ये हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि इसमें एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है, क्लियर, इसमें एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। और काउडंक, वाटर, ये सब, ठीक है ना, मिक्सचर, माइक्रोब्स, ये सब डाले जाते हैं बायोगैस प्लांट में। चलिए अब आगे देखते हैं। बायोगैस इज स्टोर एज ए गैस टैंक, हमने जैसा बताया ना वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है। इसको गैस टैंक में स्टोर करते हैं, उसके बाद इससे क्या क्या चीज़ें यूज़फुल होती हैं, लाइटनिंग, कुकिंग, रूरल एरियाज़ में खासकर जो स्लरी बच जाता है, इसको फिर बाद में ना साफ़ भी करना पड़ता है, या मैन्योर के रूप में यूज़ भी करते हैं। अच्छा, इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस काफ़ी होता है, जो इसमें जो आपका स्लरी बच जाता है, ठीक है। तो एक अच्छा मैन्योर की तरह खेतों में आप इसको छिड़काव कर सकते हैं, फर्टिलिटी बढ़ा सकते हैं। लार्ज स्केल में अगर बायो वेस्ट और स्वेज मटेरियल की बात करें ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा सेफ और इफ़िशियंट मेथड है वेस्ट डिस्पोजल का, मतलब आसानी से ये डिकम्पोज हो पाएगा, कोई इन्वायरमेंट को इससे खतरा नहीं है, ये कहने का मतलब है। तो बायोगैस एक बहुत ही अच्छा फ्यूल है। अगला है विंड एनर्जी, इसके बारे में देखते हैं। आपने देखा होगा कहीं भी लैंड मासेस जो होते थे या वाटर बॉडीज़, वहाँ पे क्या करते हैं, बड़े बड़े प्लांट्स लगा देते हैं, विंड का जो
है टरबाइन लगा देते हैं, ठीक है, और वो फ़ैन लगा देते हैं, आपने देखा होगा बहुत जगह। तो वो विंड को एक स्पीड चाहिए और उस स्पीड से क्या होता है कि उसके डायनेमो, उसके फ़ैन रोटेट होते हैं और डायनेमो में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, जो कि काफ़ी ही ज़्यादा एक फ्री ऑफ कॉस्ट में हमें मिल जा रहा है। बस थोड़ा सा मेंटेनेंस का उसमें कॉस्ट लगता है एक बार में सेटअप करने के लिए, और टाइम टू टाइम मेंटेनेंस चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए, तो जैसे विंड एनर्जी में होता क्या है कि ये, इससे बहुत सारे काम आ सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में काम आता है, और दूसरा वाटर को भी कुएं से खींचने में काम आता है, ठीक है। वो जो एनर्जी लगाता है उससे हम पुली के द्वारा वाटर भी हम क्या कर सकते हैं, कुएं से बाहर खींच सकते हैं। या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ तो पंप लगाकर हम बाहर से पानी निकाल सकते हैं, अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं। बहुत सारे इसके मेथड है, इसको अलग अलग पर्पसों से यूज़ किया जा सकता है। रोटेटरी मोशन जो होता है विंड मिल का, वो रोटर को, जो टरबाइन का रोटर है उसको घुमाता है, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जनरेट होता है, ठीक है। अगर सिंगल विंडमिल की बात करें, काफ़ी इज़ क्वाइट अ स्मॉल, सो नंबर ऑफ विंडमिल आर इरेक्टेड ओवर अ लार्ज एरिया। एक सिंगल विंडमिल उतना प्रोड्यूस नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा विंडमिल लगाना पड़ता है, ठीक है ना। और वैसे जगह को बोलते हैं विंड एनर्जी फॉर्म, और ध्यान रखना पड़ता है कि वहाँ पे कोई जो विंड एनर्जी फॉर्म लगाते हैं उसको अच्छे से फेंसिंग किया जाता है, ताकि कोई एंटर ना कर पाए और किसी की जान को खतरा ना हो। इंडिया का जो रैंक है ना वो 5th है वर्ल्ड में। विंड एनर्जी की बात करें तो विंड एनर्जी प्रोडक्शन में, और नियरली अगर यहाँ की देखें तो इंडिया का जो रैंक है वो 5th है वर्ल्ड में विंड एनर्जी के प्रोडक्शन में, और 45,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाता है इंडिया, ठीक है ना। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेड है इंडिया का जो है फुल्ली, मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है इंडिया में। अगर हम देखें तो मिनिमम विंड स्पीड कितना चाहिए, तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चाहिए उस फैन को रोटेट करने के लिए, तब जितना इलेक्ट्रिसिटी हम इनफ, मतलब जितना इलेक्ट्रिसिटी हमें चाहिए उतना इनफ इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कैन बी डन ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द एडवांटेज ऑफ विंड एनर्जी। ये इस क्वेश्चन हमेशा आता है, व्हाट आर द एडवांटेज एंड लिमिटेशंस। ये जहाँ भी आना इसको ध्यान रखना, इसके नोट्स बना लेना। पहला, इको फ्रेंडली है, मतलब इन्वायरमेंट को खतरा नहीं है इससे। दूसरा है कि रिन्यूएबल है, आप जैसे जैसे जितना जब तक विंड रहेगी पृथ्वी पे, ये अर्थ पे, तब तक हमारा विंड मिल चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा है नो अकरिंग एक्सपेंसेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी ज़्यादा अलग से खर्च नहीं देना, एक बार सेटअप कर देना और वो प्रोडक्शन होते रह रहा है। उसके बाद कुछ लिमिटेशंस भी हैं, उन लिमिटेशंस को देखना है, इससे क्या क्या कमियां, क्या क्या लॉस है, वो भी देखना है। तो विंड एनर्जी जो फॉर्म है उसको काफ़ी ज़्यादा एरिया चाहिए, तो इतना एरिया थोड़ा सा मुश्किल है सेटअप करना, और ये स्पीड चाहिए 15 to 20। अगर ये स्पीड नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन नहीं हो पाएगा सफिशिएंट जितना चाहिए था। इनिशियल कॉस्ट जो है शुरू में वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा लग जाता है हाई, उसके बाद ये ठीक ठाक है। और अगला है कि मेंटेनेंस जो है ब्लेड का, विंड मिल का, वो भी काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। अगर ब्लेड की मेंटेनेंस ठीक से नहीं होगी तो विंड मिल अच्छे से काम नहीं करेगा। तो ठीक है गाइज, हमने ये पढ़ा, पार्ट 1 की वीडियोज़ यहीं तक ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम स्टार्ट करेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को। तो चैनल पे बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू।